नमस्कार मित्रों। भाग एक में हम देख चुके हैं महाराणा प्रताप के जन्म, किशोरावस्था और उनका राज तिलक। मेवाड़ की स्वतंत्रता उन्हें सर्वोपरि थी, जिसके साथ उन्होंने कोई समझौता नहीं किया और सभी संधि प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। हमने देखा राजपूतों और मुगलों की रणनीति और हल्दी घाटी का युद्ध। जब छिन भिन हो रही राजपूत सेना पीछे हटने लगी, राणा प्रताप घायल हो गए और उनके प्रिय चेतक ने किस प्रकार वीरता और स्वामी भक्ति का परिचय दिया और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। शक्ति सिंह ने राणा को अपना घोड़ा दिया और जल्दी से निकल जाने को कहा। अब देखते हैं हल्दी घाटी के युद्ध के बाद क्या कुछ हुआ इस भाग 2 की शौर्य गाथा में। हल्दी घाटी के युद्ध में मानसिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना की जीत हुई थी। इस तथ्य से लगभग सभी इतिहासकार सहमत हैं, लेकिन क्या यह पूरा सही है? कारण यह कि हल्दी घाटी के युद्ध को निर्णायक नहीं कहा जा सकता। मुगलों ने यह युद्ध 2 उद्देश्यों को लेकर लड़ा था। पहला, राणा प्रताप को जीवित या मृत बादशाह अकबर के सामने पेश करने, और दूसरा, मेवाड़ पर अधिकार करके उसे मुगल साम्राज्य में मिलाने के लिए। मगर वह दोनों ही उद्देश्य पूरे नहीं हुए। मैदानी युद्ध में मुगलों का सामना न कर पाने के कारण राजपूत सेना पीछे तो हट गई, पर मानसिंह के हाथ कुछ न लगा। इससे इतना तो स्पष्ट है कि युद्ध अनिर्णित रहा। पीछे हटने के बाद राजपूतों ने हार नहीं मानी और अपना संघर्ष जारी रखा। स्वयं अकबर युद्ध के परिणाम से असंतुष्ट था। उसने तो मानसिंह की असफलता से खींचकर उससे मिलने से इनकार कर दिया। जाहिर है कि उसने इस युद्ध को अपनी हार नहीं तो जीत भी नहीं माना। राजपूतों ने अपनी गलती से सबक सीख लिया था। उन्होंने तय किया कि भविष्य में कभी भी विशाल मुगल वाहिनी से खुले मैदान में नहीं लड़ेंगे। आमने सामने की लड़ाई की बजाय उन्होंने छापामार युद्ध की पद्धति अपनाने की योजना बनाई। हल्दी घाटी से निकलने के बाद राणा प्रताप ने तनिक भी विश्राम नहीं किया। राणा प्रताप को मानसिंह की गतिविधियों की पल पल की खबर मिल रही थी। मुगल सेना के कूच के बाद उन्होंने 2 दिन इंतजार किया ताकि वह दूर निकल जाएं। उसके बाद एक ही हल्ले में जुलाई 1576 में गोगुंदा पर अधिकार कर लिया। अकबर को यह खबर मिली तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने तत्काल मानसिंह को अजमेर आने का आदेश भेजा। अकबर ने मानसिंह और आसक खां की हल्दी घाटी की विफलता पर नाराजगी जताते हुए उन्हें 2 साल तक दरबार में हाजिर न होने की सजा सुनाई। कुछ समय बाद अक्टूबर 1576 अकबर खुद अजमेर से अपने मेवाड़ विजय अभियान के लिए रवाना हुआ और गोगुंदा पहुंच गया और उसकी सेना ने वहां पड़ाव डाल दिया। महाराणा प्रताप को सूचना मिल गई थी। अपनी छापामार रणनीति के अनुसार उन्होंने गोगुंदा मुगलों के लिए खाली कर दिया था और अपनी सेना के साथ पहाड़ी प्रदेश पे चले गए। गोगुंदा में पैर पसारने के बाद अकबर ने सबसे पहले राणा प्रताप को गिरफ्तार करने का इरादा किया। गोगुंदा से कुछ टुकड़ियां शाही फरमान के साथ विभिन्न दिशाओं में भेजी गईं, मगर कुछ टुकड़ियां तो लौटी ही नहीं। उनके सारे सिपाहियों को राजपूतों ने घात लगाकर मौत के घाट उतार दिया। कुछ भीलों के विष बुझे तीरों से घायल हो बेहाल लौटे और आप बीती सुनाई। महीनों इसी तरह गुजर गए। अकबर उनकी विफलता की कहानियां और मजबूरियां सुन सुनकर तंग आ गया। मेवाड़ की चारों ओर से नाकेबंदी कर दी गई। प्रताप को किसी तरह की रसद या सहायता मिलने का सवाल ही न था। जगह जगह छापा मारने पर भी जब अकबर को राणा प्रताप का कुछ पता न चला तो वह हताश होने लगा। अकबर परेशान था। उसे स्वयं मेवाड़ की खाक छानते हुए 6 महीने हो गए थे।
हर तरकीब आजमाने पर भी राणा प्रताप को पकड़ना तो दूर, उनके बारे में कोई ठोस खबर तक नहीं मिल रही थी। आखिरकार उसने लौट जाने का फैसला किया। मई 1577 को बादशाह अकबर मेवाड़ से राजधानी लौट गया। उसके लौटते ही राणा प्रताप ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी। एक के बाद एक मुगलों के स्थापित किए गए थानों पर फिर से राजपूतों का अधिकार होने लगा। अकबर अभी मेरठ ही पहुंचा था कि उसने पूरी ताकत के साथ मेवाड़ को कुचलने के लिए शाहबाज खां के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी सेना भेजने का निर्णय कर डाला। शाहबाज खां ने कुंभलगढ़, उदयपुर और दुर्ग क्षेत्र मेवाड़ के जीतकर सब जगह चप्पा चप्पा छान मारा, मगर 3 महीनों की मुशक्कत के बाद भी वह राणा प्रताप को नहीं पकड़ पाया। राणा ने अकबर के विरुद्ध इतना लंबा संघर्ष करके मेवाड़ को स्वतंत्र रखा और राजपूती आन की रक्षा की। मेवाड़ के पर्वतीय प्रदेश पर उनका सदा अधिकार रहा। इस दुर्गम प्रदेशों में मुगलों की घुसपैठ संभव नहीं थी। अकबर अपनी सारी शक्ति लगाकर भी राणा प्रताप को झुका नहीं सका था। मेवाड़ का खजाना भामाशाह की देखरेख में था। भामाशाह कोषाध्यक्ष ही नहीं, वीर सेनानी भी थे। भामाशाह ने मालवा के पास मुगल अधिकृत क्षेत्र को जमकर लूटा और एक बड़ी धनराशि एकत्रित की और राणा की सेवा में उपस्थित हुए। इस धन से सेना एकत्रित करके मेवाड़ को मुगलों के अत्याचारों से मुक्त कराने की विनती की। सेना के पूर्व गठन के बाद छोटे मोटे थानों पर राजपूतों ने आसानी से अधिकार कर लिया। राणा सोच रहे थे कि किसी ऐसे प्रमुख थाने को चुना जाए जहां मुगलों की पराजय से उनकी प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगे। इसके लिए देवेर गांव के थाने को चुना गया, जिसका थानेदार सुल्तान खां था और जो एक बहादुर सिपा सालार था। घमासान युद्ध हुआ। यह राजपूतों की हल्दी घाटी का जवाब था। सुल्तान खां खुद आगे आकर बड़ी वीरता से लड़ रहा था। कहते हैं राणा के पुत्र अमर सिंह, जो अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे, ने इतने जोर से वार किया कि उनका भाला सुल्तान खां के कवच को भेदता हुआ उसके शरीर के पार निकलकर घोड़े के शरीर में जा धंसा। उधर महाराणा प्रताप ने एक ही वार में बहलोल खां के सिर पर इतनी ताकत से वार किया कि उसे घोड़े समेत 2 टुकड़ों में काट दिया। अपने सेनापति को मरते देख मुगलों के हौसले पस्त हो गए। दिवेर थाने पर अब राणा का कब्जा था। दिवेर की विजय राणा की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विजय थी। उनका अगला लक्ष्य कुंभलगढ़ को शत्रु के अधिकार से मुक्त करना था। राजपूतों ने आसानी से कुंभलगढ़ को हासिल कर लिया। राणा का विजय अभियान जारी रहा। देखते ही देखते बिना कड़े मुकाबले के राणा प्रताप की सेना ने सभी थाने मुक्त करा दिए। पराजित मुगल सैनिक जान बचाकर अजमेर तक भागे। शाहबाज खां ने 3 बार बड़ी सेना के साथ राजपूतों को हराने का प्रयास किया, मगर वह सफल नहीं हो सका। हल्दी घाटी की लड़ाई जून 1576 को हुई थी और अब जून 1580 था। इस दौरान किए गए मेवाड़ विजय के सारे अभियान निष्फल साबित हुए थे। राणा ने बांसवाड़ा और डूंगरपुर में सेना भेजकर दोनों प्रदेशों को आसानी से अपने अधीन कर लिया। अब समय आ गया था जीत की खुशी मनाने का। विजय महोत्सव गोगुंदा में मनाया गया। एक विशाल सभा में वहां महाराणा प्रताप ने 13 वर्षों के मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में साथ देने वाले सभी सामंतों से लेकर जनसाधारण तक के प्रति आभार व्यक्त किया। धीरे धीरे मेवाड़ की खोई हुई खुशहाली लौटने लगी।
खेतों की हरियाली दिखाई देने लगी और वर्षों तक फूकी गई धरती पर फिर से किसानों के आवास दिखाई देने लगे। मुगलों के साथ इन 13 वर्षों में सैनिक संघर्ष में चावंड महाराणा प्रताप की गतिविधियों का कई बार केंद्र रहा। पर्वतों से घिरा ये सुरक्षित प्रदेश उन्हें बहुत प्रिय था। महाराणा प्रताप ने यहीं अपनी राजधानी बनाने का निश्चय किया। उनका महल चामुंडा देवी के प्राचीन मंदिर के सामने बनवाया गया। राणा प्रताप के बाद गद्दी पर बैठे महाराणा अमर सिंह के राज्यकाल में सन 1615 तक चावंड सिसोदिया वंशीय राजपूतों की राजधानी रहा। अकबर की तरफ से कोई भी आक्रमण मेवाड़ पर फिर कभी नहीं हुआ, मगर उसकी संभावना से कैसे इनकार किया जा सकता था। संभवतः इसी कारण महाराणा प्रताप ने अपने पिता की राजधानी उदयपुर पर अधिकार करने के बाद भी चावंड को ही अपनी राजधानी बनाए रखा, जो उदयपुर की अपेक्षा अधिक सुरक्षित था। इतने बड़े मुगल साम्राज्य से टक्कर लेकर अंततः विजयी होना साधारण सफलता नहीं थी, पर अंतिम समय तक राणा प्रताप को चित्तौड़गढ़ के मुगलों के अधिकार में रहने की पीड़ा सताती रही। राणा प्रताप ने लगभग 11 वर्षों तक नवनिर्मित मेवाड़ पर शासन किया। यद्यपि उनकी उम्र भी काफी हो गई थी, पर शिकार खेलने का शौक बरकरार था। ऐसे ही शिकार के समय उनके पांव में गहरा घाव हो गया। भील महाराणा को चावंड के राज्य महल में ले आए। राज्य वैद्यों ने बहुत प्रयत्न किया, मगर 19 जनवरी 1597 को मेवाड़ को पराधीनता के अधिकार से निकालकर स्वतंत्रता के प्रकाश में लाने वाला उनका जीवन दीप बुझ गया। सारा मेवाड़ शोक में डूब गया। सारा राजपूत समाज अपना अनमोल रत्न खोकर स्तब्ध रह गया। कहते हैं ये खबर सुनकर अकबर भी शोक में डूब गया था। महाराणा प्रताप चले गए, पर अपनी शौर्य गाथा भारतीय इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखवा कर गए। महाराणा प्रताप की ये दुखद खबर अकबर के दरबार में चरण दुर्सा ने राजस्थानी में एक छप्पे सुनाकर अकबर को दी, जिसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। जिसने कभी अपने घोड़े शाही सेना में भेजकर दगवाए नहीं, जिसने किसी के सामने अपनी पगड़ी झुकाई नहीं, जो सदा शत्रुओं के प्रति उपहास से परिपूर्ण कवित्य ही गाता रहा, जो देश के भार की गाड़ी अपने बाएं कंधे से ही सींचने की शक्ति रखता था, जो कभी बादशाह की खुशामद में नौरोज में हाजिर नहीं हुआ। सारी दुनिया में बादशाह के जिस झरोखे की बहुत प्रतिष्ठा थी, जो कभी उसके नीचे नहीं आया। ऐसे गहलोत महाराणा प्रताप विजयी रहकर संसार से विदा हुए। ये समाचार सुनकर शहंशाह अकबर ने दांतों तले जीभ दबा ली और उसकी आंखों में पानी भर आया। हे महाराणा, तेरे निधन से ऐसा ही हुआ है। तो साझा कीजिए महाराणा प्रताप की ये शौर्य गाथा अपने मित्रों के साथ भी, और देखते रहिए अमिट निशानी एक कहानी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।